प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय और इसके राजनीतिक विचार। गोपाल कृष्ण गोखले जीवन परिचय, इसका जो है प्रभाव, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर किन किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा है और इसके राजनीतिक विचार, इसकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आधुनिक भारत की जो उदार राष्ट्रवादी विचारधारा है उसका अंतिम विचारक है। आज गोपाल कृष्ण गोखले आधुनिक भारत की उदारवादी विचारधारा का सर्व प्रमुख, महत्वपूर्ण, सिरमौर विचारक है गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आधुनिक भारत की उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता कौन है? आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। मीन्स सीधा सा भावार्थ यही होगा कि 1885 से लेकर 1947 तक का जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन होता है, उस स्वतंत्रता आंदोलन को जब हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बना भी रखा है, उदार राष्ट्रवादी काल, उग्र राष्ट्रवादी काल और गांधी युग, अर्थात राष्ट्रीयता का गांधी युग। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में बांटते हैं ना। तो उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो 1885 से 1905 तक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है एवं के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। 1885 से 1905 तक का जो काल है वो उदार राष्ट्रीयता का काल है। अर्थात 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो विचार किए जाते हैं, उन विचारों का जो केंद्र बिंदु होता है वो उदारवाद होता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ उदारवादी जो विचारधारा है उसकी जो मूल मान्यताएं हैं उसको ये ज़्यादातर विचारक स्वीकार करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो उदार राष्ट्रीयता का काल है, इस काल के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो इस काल का, इस अर्थात उदारवादी विचारधारा का जो शिरमौर रहा है, जो सरताज रहा है, वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत की उदारवादी विचारधारा का शिरमौर या नेता कौन है? तो आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है बेटा। मतलब उदार राष्ट्रीयता का जो काल है, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं, वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे कि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का सिरमौर, सरताज, नेता भी कहा जाता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, जिसमें केवल हम 3 बातें ले रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय, इसके ऊपर किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा है और इसके राजनीतिक विचार। ठीक है बेटा, चलिए नोट करेंगे अब मैंने आपके सामने यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें नोट भी कर दी हैं, बाकी मैं समझाऊंगा हैं गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर किन किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा है। निश्चितता है कोई भी विचारक विशेष हो, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में बाहरी तत्वों का प्रभाव पड़ता है, आंतरिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा है, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, सारी बातों का प्रभाव पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर किसी भी विचारक विशेष का आप अध्ययन करते हैं और प्रभाव की बात आती है तो ये निश्चित रूप में कहा जाता है कि समय, परिस्थिति का प्रभाव सभी विचारकों के विचारों पर पड़ता है। तो इससे गोपाल कृष्ण गोखले भी बच नहीं सकते थे, है ना। अब गोपाल कृष्ण गोखले के समय में क्या भारत आज़ाद हो गया था? नहीं, भारत ब्रिटेन के अधीन था। तो ब्रिटेन के अधीन था तो यहाँ पर भी हमें यही तो समझना है कि ब्रिटिश सरकार के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले के क्या विचार थे। अरे भाई, सीधी सी बात है, गोपाल कृष्ण गोखले कोई राजनीति दार्शनिक नहीं थे। नहीं भाई, वास्तव में देखा जाए तो इससे पहले भी हमने अध्ययन किया फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद राणा ने, दादा भाई नौरोजी। तो बेटा ये कोई राज दार्शनिक नहीं थे प्लेटो की तरह। नहीं, वास्तविक रूप में तो इनके द्वारा, अर्थात जो ये उदार राष्ट्रवादी हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है, महादेव गोविंद राणा है, दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, और इसी के साथ में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना। सूर्यनाथ बनर्जी भी ले सकते हैं इसी के अंतर्गत। मैंने ये सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? उदार राष्ट्रवादी हैं। तो बेटा जो ये उदार राष्ट्रवादी हैं, इसमें हमें ये अध्ययन करना है कि भाई ब्रिटिश शासन की प्रति इनके क्या विचार है। तो इन्होंने अपने समय में ब्रिटिश सरकार के सामने जो अपने विचार रखे हैं, जो सुझाव रखे हैं, जो भाषण दिए हैं, वही इनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचार कहलाते हैं। ये कोई दार्शनिक थोड़ी ना है।
आपको ये ध्यान रखना है। दार्शनिक तो प्लेटो की तरह दार्शनिक नहीं थे भाई। ये तो उस समय हमारी जो राजव्यवस्था थी किसके अधीन थी? ब्रिटेन के अधीन थे, हम गुलाम थे। अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर थी, समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ थी। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन मतलब राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में जो बुराइयाँ थी, जो कमियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया था। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम ब्रिटेन के अधीन थे। तो इन लोगों ने क्या कहा, अब जैसे आप गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए हमें जो है स्वशासन प्राप्त होना चाहिए, ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि ब्रिटिश शासन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले के क्या विचार हैं, यही इसके राजनीतिक विचार कहलाएंगे। चलिए पहले तो आप ये 6 डायग्राम लेंगे, इन 6 डायग्रामों को समझें, इसके आधार पर ही हम गोपाल कृष्ण गोखले को समझेंगे। पहला डायग्राम मैंने बनाया मूल लक्ष्य, देखिएगा बेटा। अब गोपाल कृष्ण गोखले को समझना है आपको, तो यहाँ क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे कि आधुनिक भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारकों का मूल लक्ष्य एक ही रहा है। वो मूल लक्ष्य रहा है भारत में आत्म चेतना जागृत करना, स्वावलंबन की भावना जागृत करना, आधुनिकता एवं स्वराज्य का अंकुरण तथा परिवर्धन रहा है। तो ये मूल लक्ष्य बेटा आधुनिक भारत के जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उन सब का मूल लक्ष्य यही रहा है। अब इन सब का मूल लक्ष्य ये रहा है, तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी ये लिख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले का मूल लक्ष्य यही रहा है। ये सबका मूल लक्ष्य है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का मूल लक्ष्य ये। क्लियर? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात नोट कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन को अब आप देखिएगा। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, इस स्वतंत्रता आंदोलन को आप 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। क्लियर है? अब 1885 से और 1947 तक के काल को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है उदार राष्ट्रीयता का काल, नोट करेंगे आप, उदार राष्ट्रीयता का काल जो कि 1885 से 1905 तक है। अब उदार राष्ट्रीयता का काल है तो इसके अंतर्गत जो उदारवादी हैं इनका जो केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो ये उदार राष्ट्रवादी है या उदार राष्ट्रवादी विचारधारा है, ये व्यक्ति को साध्य मानती है, समाज और राज्य को साधन मानती है। जो ये उदार राष्ट्रीयता का काल है, इसके अंतर्गत जितने भी विचारक हैं, जैसे इसमें महादेव गोविंद रानाडे है, दादा भाई नौरोजी है, राजा राम मोहन राय है, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है ना, ये सबके सब जो है ब्रिटिश उदारवाद की जो मूल मान्यता है, मतलब ब्रिटेन की जो लोकप्रिय विचारधारा है उदारवाद है, तो ब्रिटेन की जो लोकप्रिय विचारधारा उदारवाद है, उस उदारवाद की मूल मान्यताओं से ये उदार राष्ट्रीयता के काल के जितने भी विचार है वो सारे के सारे प्रभावित हुए हैं। और इसके अंतर्गत जो उदार राष्ट्रीयता का काल है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्यों है? क्योंकि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता गोपाल कृष्ण गोखले ही है। दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल। उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 तक है। अब उग्र राष्ट्रीयता का काल है, इसके जो मुख्य विचारक हैं वो कौन कौन हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ठीक है बेटा। अब उग्र राष्ट्रीयता की अभी हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के बाद में हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे डायग्राम हम समाप्त कर देंगे और इनके स्थान पर उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में डायग्राम बनाएंगे। और इसके बाद में आप लाल बाल पाल मतलब उग्र राष्ट्रीयता के जितने विचारक उन सबको समझ सकते हैं। जैसे आपने उदार राष्ट्रीयता के काल के सारे विचारकों को इन डायग्राम के माध्यम से समझा है, ऐसे ही उग्र राष्ट्रीयता के काल के सारे विचारकों के लिए अलग से डायग्राम बनाओ, उसको समझना है। फिर आता है राष्ट्रीयता का गांधी युग जो कि 1920 से 1947 तक है, और मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचारों के ऊपर अलग से हम लेक्चर अपलोड करेंगे ही करेंगे। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को आप इन तीनों में कहाँ स्थान देंगे? उदार राष्ट्रीयता का काल। ठीक है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक हैं। क्लियर बेटा? आगे आइए। अब चूंकि हमें अध्ययन करना है गोपाल कृष्ण गोखले का, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक हैं। क्लियर? तो आइएगा, जो उदारवादी चिंतन है, जो उदारवादी चिंतन है, भले ही ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन की जो लोकप्रिय विचारधारा उदारवादी विचारधारा है, तो उदारवादी चिंतन का जो आधार है वो व्यक्तिवादी धारणा है। व्यक्तिवादी धारणा उदारवादी चिंतन का आधार है। और इसके बाद जो ब्रिटिश उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं, ब्रिटिश उदारवाद की मूल मान्यताओं से
भारत के उदारवादी विचारक प्रभावित होते हैं। भारत के उदारवादी विचारकों में विशेषकर 6 आ जाते हैं: राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इनको आप ले सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने 6 किया, इसका मतलब 6 विचारक हो गए। अब ब्रिटिश उदारवाद की मूल मान्यताओं में एक बात आती है कि ब्रिटिश उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को साध्य मानती है, समाज और राज्य को साधन मानती है। तो भारत के अंतर्गत भी जो उदार राष्ट्रीयता का काल है, उदार राष्ट्रीयता के काल के जितने भी विचारक हैं या भारत की उदारवादी विचारधारा है, वह भी व्यक्ति को साध्य मानती है और समाज राज्य को साधन मानती है। इसी के साथ में ब्रिटिश उदारवाद की मान्यता यह भी है कि श्रेष्ठ समाज वह होता है जिस समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार होता है। मतलब वह समाज श्रेष्ठ समाज होता है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसे आत्मनिर्णय का अधिकार होता है। तो यह बात गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वीकार की है। हालांकि यह बात ब्रिटिश उदारवाद की मूल मान्यता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश उदारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं, उन मूल मान्यताओं से वास्तविक रूप में भारत के उदार राष्ट्रीयता के काल के जितने भी विचारक हैं वो सब प्रभावित होते हैं। और उदार राष्ट्रीयता के काल के जो विचारक हैं वो विचारक इन बातों को स्वीकार करते हैं। नोट करेंगे 6 विचारकों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है। 5वां है बेटा, उदार राष्ट्रीयता के काल के जितने भी विचारक हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले तो उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता हैं भारत में, ठीक है। तो इन सब की एक विडंबना है, मतलब 6 के 6 जो विचारक हैं उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के जो विचारक हैं, इन सब की एक विडंबना है। विडंबना क्या है कि ये सारे के सारे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की बात करते हैं। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही ये स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं। समझना है बेटा, ये इनकी भी विडंबना है। किनकी? उदार राष्ट्रता के काल के जितने भी विचारक हैं, है ना, जिनमें 6 का नाम मैंने आपको बताया है। चलिए आगे, 6ठा सूत्र है उदारवादी दर्शन के सूत्र। बेटा जो ये उदार राष्ट्रीयता काल के विचारक हैं या भारत की जो उदारवादी विचारधारा है जो कि 1885 से 1905 तक चलती है, 1905 तक चलती है, इसके सूत्र हैं। ये सूत्र क्या हैं? जैसे बुद्धिवाद, मतलब ये उदारवादी दर्शन का पहला सूत्र है कि भाई ये मान करके चलते हैं कि व्यक्ति में विवेक होता है, बुद्धि होती है। व्यक्ति में विवेक होता है, बुद्धि होता है, तो उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वह अपने हित में अच्छे से निर्णय लेना जानता है। तो ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा की मूल मान्यता है और आधुनिक भारत के जो उदारवादी विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं। बुद्धिवाद, सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार, समानता, व्यक्ति गरिमा, विश्वास और वैचारिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक अधिकार मतलब उदारवादी दर्शन का जो ये तीसरा सूत्र है वो ये है क्या? प्राकृतिक अधिकार मतलब ये कहते हैं कि बच्चे को जन्म के साथ कुछ अधिकार मिल जाते हैं। अब जन्म के साथ कुछ अधिकार मिल जाते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कह दिया कि भाई जन्म के साथ जब कुछ अधिकार मिल जाते हैं तो हम भी तो मनुष्य हैं, हमें भी तो जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा है, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अधीन हमें स्वशासन प्राप्त हो। तो उदार दर्शन के जो 5 सूत्र हैं, इन 5 के 5 सूत्रों को गोपाल कृष्ण गोखले भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब हम मूलतः गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इसका जीवन परिचय देखना है। जीवन परिचय, ठीक है, पहला पार्ट जीवन परिचय नोट करें। बेटा आपको किसी भी विचारक विशेष के विचारों को समझना हो तो उसकी जीवनी का अध्ययन करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोई भी विचारक भले ही वो अपनी सामाजिक विचार दे रहा हो, राजनीतिक विचार दे रहा हो, आर्थिक विचार दे रहा हो, तो निश्चित रूप में अपने जीवन की घटनाओं से, अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता ही होता है। पारिवारिक वातावरण कैसा रहा है इससे प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि किसी भी विचारक विशेष के विचारों को अच्छे से समझना हो तो इसके लिए आप जीवनी मूलक उपागम का प्रयोग करेंगे। जीवनी मूलक उपागम का मतलब होता है कि उस विचारक विशेष की जीवनी का अध्ययन करें। जीवनी के अध्ययन करने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि उसने ऐसे या वैसे विचार क्यों दिए।
गौरवमयी ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए अनेकों उपागम हैं, जैसे जीवनी मूलक उपागम है, संश्लेषणात्मक उपागम है, इतिहासवादी उपागम है। तो इस तरीके से उपागम है। हालांकि मैं अलग से ये उपागम आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं संकेत दे रहा हूँ कि भाई कोई भी विचार को उसकी जीवनी का आपको अध्ययन करना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि जीवनी मूलक उपागम से हम उस विचारक विशेष के विचारों को समझ सकते हैं। पहले तो आप ये देखेंगे जन्म कब हुआ है, 9 मई 1866 और मृत्यु 19 फरवरी 1915 को। तो अब आप देखेंगे 1866 से और 1915 तक की भारत की क्या पोजीशन रही है, क्या स्थिति रही। तो उस समय हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, हम गुलाम थे। तो डेफिनेटली उस समय की समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ थी और आर्थिक दृष्टि से भी हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही थी। तो डेफिनेटली उस समय की परिस्थितियाँ जो थी उनका प्रभाव गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर पड़ा है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए वही इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचार कहलाई। इसके बाद में ध्यान देंगे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सबसे पहला जो शब्द का प्रयोग किया गया वो किया गया सदपुरुष गोखले, दूसरा प्रयोग किया गया महात्मा गोखले, तीसरा राजनीतिक गुरु। मतलब वास्तविक रूप में जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, गांधी जी ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना है, राजनीतिक गुरु माना है। क्यों माना है? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि हमारे जो साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। अब साधन की बात आती है कि भारत की स्वशासन की बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हमें हिंसा नहीं करनी, आंदोलन नहीं करना है। इसका मतलब हमारे साधन पवित्र होने चाहिए और हमारे साधन पवित्र हैं तो साध्य स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। अब जो साध्य और साधन की पवित्रता की बात गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने यूँ की यूँ बात स्वीकार की थी। इसलिए कहा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो गुरु है कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इनके लिए सत्पुरुष गोखले शब्द का प्रयोग किया, फिर महात्मा गोखले और उसके बाद में इनको राजनीतिक गुरु माना। इसके बाद में यहाँ ध्यान देंगे भारत सेवक समाज जिसकी स्थापना 12 जून 1905 को होती है। ठीक है, भारत सेवक समाज जिसकी स्थापना 12 जून 1905 को होती है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ध्यान रखना है आपको। इधर आइए अब आप, मैं जो महत्वपूर्ण बात है कंपटीशन की दृष्टि से केवल वो बता रहा हूँ, बाकी तो इसमें जीवनी जो इसकी है इतनी लंबी चौड़ी है कि हम इसको जो है सारी बातें डिटेल्स करें तो 5 घंटे में नहीं हो पाएगा। तो ये तो क्या है कि मैं सोच सकता हूँ कि विद्यार्थी जो महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी होते हैं वो जीवनी को थोड़ा बहुत खुद भी दे सकते हैं। जो डिफ़िकल्टी है मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक दो तरफा बात कही जाती है। क्या कही जाती है कि कांग्रेस के जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेस के जो उग्र राष्ट्रवादी, ये उग्र राष्ट्रीयता काल के जो विचारक है, जैसे लाल बाल पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। कांग्रेस के जो उग्र राष्ट्रवादी हैं जैसे लाल बाल पाल, ये गोपाल कृष्ण गोखले को एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते हैं। इनका कहना है कि ये बड़े कमज़ोर उदारवादी हैं, ये याचना कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार से, हमें आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो। ये एक प्रकार से भीख मांग रहे हैं, जिसको कि उग्र राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है कि आप तो भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। ये बात जो है उग्र राष्ट्रवादी ने कही है। किसके बारे में? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो एक तरफ तो जो उग्र राष्ट्रवादी हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले को एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते हैं। मतलब इन्होंने जो अपने ये संवैधानिक साधन अपनाए हैं, संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया ब्रिटिश सरकार के लिए, तो इन साधनों के कारण इन्होंने इसको एक दुर्बल हृदय उदारवादी कह दिया कि ये तो याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश नौकरशाही, ज़रा ध्यान दें, दूसरी तरफ ब्रिटिश नौकरशाही गोपाल कृष्ण गोखले को छुपा हुआ राजद्रोही कहती है कि ये छुपे हुए राजद्रोही है। अब आप देखिएगा, एक तरफ तो ये उग्र राष्ट्रवादी की नज़रों में गिर गए हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिश नौकरशाही की नज़रों में गिर गए हैं। भारत के उग्र राष्ट्रवादी लाल बाल पाल तो कह रहे हैं कि एक दुर्बल हृदय उदारवादी हैं, और ब्रिटिश नौकरशाही कह रही है कि एक छुपा हुआ राजद्रोही है, ये छुप करके द्रोह कर रहा है। वैसे अपने आप को कहता है कि मैं जो है राजभक्त हूँ, लेकिन ये राजभक्त नहीं है, ये तो राजद्रोही हैं। इधर ये कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले मैं एक देशभक्त हूँ, लेकिन इधर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक दुर्बल हृदय उदारवादी है। अब आप देखिएगा, एक महान
संघर्ष वाले व्यक्ति और उसके बारे में दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, आलोचना की। उग्र राष्ट्रवादी भारत के इसको एक दुर्बल हृदय उदारवादी कह रहे हैं और ब्रिटिश नौकरशाही भी इसको छुपा हुआ राजद्रोही कह रही है। लेकिन सच्चाई ये है, ये ना तो एक दुर्बल हृदय उदारवादी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब भी कोई कानून गलत बनाया जाता था तो गोपाल कृष्ण गोखले डट कर उसका मुकाबला करते थे, उसका विरोध करते थे। और ना ही एक छुपे हुए राजद्रोही हैं, छुपे हुए राजद्रोही भी नहीं है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला जो बात सत्य होती थी उसको ब्रिटिश संसद के सामने कहा करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ना तो एक दुर्बल हृदय उदारवादी हैं और ना ही गोपाल कृष्ण गोखले एक छुपे हुए राजद्रोही। यहाँ जो है ना ब्री-नो मतलब ब्रिटिश नौकरशाही है, इसका मतलब ब्रिटिश नौकरशाही लिख लेंगे, ठीक है। तो कमेंट्स में विशेषकर इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को इनके कार्यों के कारण नाइटहुड की उपाधि दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन नाइटहुड की उपाधि को गोपाल कृष्ण गोखले ने अस्वीकृत कर दिया। अब आप देखिएगा जरा, अस्वीकृत कर दिया। तो इसलिए इनके बारे में जब कहा जाना है कि एक दुर्बल हृदय उदारवादी ये नहीं हो सकता है। अब आप देखिएगा एक नाइटहुड उपाधि को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया और छुपा राजद्रोही कहा जा रहा है इसको। तो छुपे राजद्रोही भी नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला बात कह रहे हैं। क्लियर? इसके बाद में हम ये तो इसका जीवन के बारे में सामान्य सा हमने परिचय दिया है। अब इसके बाद में इसके प्रभाव की बात आती है। गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर किस किस चीज़ का, किस किस विद्वानों का प्रभाव पड़ा है। लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर प्रभाव। लिखो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर प्रभाव। नोट कर लिया? चलिए देखो बेटा, कोई भी विचारक विशेष क्यों ना हो, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में बाहरी तत्व आंतरिक तत्वों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। सबसे पहले हमने लिखा है पारिवारिक वातावरण। इसका मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले का जो पारिवारिक वातावरण रहा है वो बड़ा धार्मिक रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले के परिवार में सत्यता, प्रेम, सहनशीलता, ईमानदारी, न्यायप्रियता, ये सारी बातें मौजूद थी और इन सब का प्रभाव गोपाल कृष्ण गोखले पर भी पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले में अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया था। छोटी सी उम्र में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। रोड लाइट के नीचे बैठ कर के अपना अध्ययन करते थे। अब आप देखिएगा, अपने हाथों से भोजन बना कर के खाया करते थे। कितनी कठिन मेहनत की है और इसके बावजूद भी, इतना संघर्ष झेलने के बावजूद भी इन्होंने अपने देश हित के लिए जो करना चाहिए था वो सब कुछ किया है। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ा। उनका परिवार धार्मिक था, नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता था। तो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने भी राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता को बना दिया और कह दिया कि वो राजनीति नहीं होती है जिसका आधार नैतिक मूल्य नहीं हो, हैं, जिसका आधार धर्म नहीं हो। और साफ कह दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने कि भाई साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर आपके साधन पवित्र हैं, जैसे आपको आज़ादी लेनी है तो इसके लिए साधन पवित्र होने चाहिए। मतलब हिंसा का प्रयोग नहीं करना है बल्कि संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना है। तो इनका कहना है कि साधन पवित्र हैं तो साध्य तो स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। मैं आज के जो विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ, महाविद्यालय स्तर के ऊपर एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि एक ट्रेजेडी ही मानो आप, एक मतलब एक कल्चर बन गई है। क्या कल्चर बन गई है कि महाविद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं, विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी होती हैं, वो ज़्यादातर जो है 1 वीक सीरीज़ का अध्ययन करते हैं। 1 वीक सीरीज़, तो ये 1 वीक सीरीज़ कल्चर बन गई है आज। अब आप बताइएगा, आपका शौपन है कलेक्टर बनना, आपका शौपन है कॉलेज प्रोफेसर बनना और आप 1 वीक सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका साधन क्या है? ये पवित्र नहीं है, अपवित्र साधन। जब आपका साधन ही अपवित्र है तो साध्य कैसे पवित्र हो सकता है? आप कैसे कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं? आप कैसे एक विद्वान बन सकते हैं 1 वीक सीरीज़ पढ़ करके? तो आपको साधन पवित्र लेने, पवित्र साधन में अच्छे अच्छे लेखकों की किताब लें। अगर आपका साधन पवित्र है, मतलब अच्छे अच्छे राइटर की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप में आपका जो साध्य है वो भी पवित्र होगा। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं कि भाई आपका साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आगे जा करके ये बात स्वीकार कर ली कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। जबकि इटली के मैकियावेली हैं, जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक भी कहलाए जाते हैं, कहाँ? पश्चिम में, इटली के हैं ये। तो मैकियावेली ने साफ कह दिया है कि भाई धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दो। तो पश्चिम के अंतर्गत आधुनिक युग में
राजनीति से धर्म और नैतिकता को अलग करने वाला पहला विचारक है मैकियावली। इसलिए मैकियावली को ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। पश्चिम की बात बोल रहा हूँ मैं, भारत की बात है तो राजा राम मोहन राय को माना जाएगा। और मैकियावली ने साफ कह दिया कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, है, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। बेटा फिर से लिखो, इसको नोट करना है। मैकियावली का कहना है राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मतलब मैकियावली ने कह दिया कि आपका साध्य है केवल अपने राज्य की रक्षा करना, अब साधन चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो जो भी है सब चलेगा। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, साधन पहले पवित्र हो, साधन पवित्र होगा तो साध्य पवित्र होगा। और गांधी जी ने भी कह दिया कि साधन भी और साध्य भी दोनों पवित्र होने चाहिए। इसलिए गांधी जी ने हमेशा एक ही बात कही कि अगर हिंसा को ईश्वर भी बर्दाश्त कर देगा तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। उन्होंने हिंसा को स्वीकार ही नहीं किया। जरा समझना है इसको। जबकि मैकियावली ने साफ कह दिया है कि भाई राजनीति का आधार धर्म नैतिकता हो ही नहीं सकता। डिफरेंस देखिएगा आप। ऐसा क्यों कहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, गांधी जी ने? क्योंकि हमारे भारत के अंतर्गत प्राचीन समय से ही नैतिक मूल्यों को माना जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता जो देश अपने अतीत की महानता को ही भुला दे। और हमारे अतीत की महानता यही है कि हम हमेशा नैतिक मूल्यों को स्थान देते रहे हैं और देते रहेंगे। अब आगे बढ़ते, पारिवारिक वातावरण समझा दिया। इसके बाद में ग्रामीण समाज में गरीबों का जो शोषण हो रहा था, या जो ग्रामीण समाज में जो गरीबी थी, ग्रामीण समाज में व्याप्त गरीबी एवं शोषण, नोट करेंगे, ग्रामीण समाज में व्याप्त गरीबी एवं शोषण। तो निश्चित रूप में गोपाल कृष्ण गोखले के समय में इन्होंने ग्रामीण समाज का गहराई से अध्ययन किया और देखा है कि भाई यहाँ पर गरीबी व्याप्त है, शोषण भी हो रहा है, तो इसका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और इसकी अभिव्यक्ति इनके आर्थिक विचारों में होती है, जिसके लिए हम अलग से लेक्चर अपलोड कर देंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का आर्थिक विचार। गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर ब्रिटिश उदारवादी शिक्षा पद्धति का प्रभाव पड़ा। नोट करेंगे, ब्रिटिश उदारवादी शिक्षा पद्धति का भी प्रभाव पड़ा। किसके ऊपर? गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर ब्रिटिश उदारवादी शिक्षा पद्धति का प्रभाव पड़ा। इसी के साथ में गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर ब्रिटिश उदारवादी चिंतन धारा एवं परंपरा का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है। इसी के साथ में सार्वजनिक जीवन के गणमान्य व्यक्तियों का भी प्रभाव पड़ा। क्या? सार्वजनिक जीवन के कुछ गणमान्य व्यक्ति थे, जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी इनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ में जो आगरकर हैं, आगरकर की एक पत्रिका थी सुधारक, तो सुधारक पत्रिका में गोपाल कृष्ण गोखले भी अपना लेख लिखते थे, आगरकर का भी प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ में दादा भाई नौरोजी के विचारों का भी प्रभाव पड़ा है, महादेव गोविंद रानड़े के विचारों का प्रभाव पड़ा है, जोशी के वेंकटेश्वर जोशी के विचारों का प्रभाव पड़ा है, फिरोज शाह मेहता के विचारों का भी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है। बाकी इसमें मैंने नौरोजी, रानाडे और मेहता ये तीन विचारक आपको समझा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, जिसको हम 13 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। नंबर 1, राजनीतिक विचार इधर आए। ब्रिटिश उदारवाद में आस्था। अब इसके लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। यहाँ क्या करेंगे आप, 13 बिंदु है ना, तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, 1 से लेकर के 13 बिंदु नोट कर लेंगे और इधर लिख लेंगे ब्रिटिश शासन। तो यहाँ हमें देखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले का ब्रिटिश शासन के बारे में क्या विचार है, यही इसके राजनीतिक विचार कहलाएंगे। तो पहला बिंदु लिखा है हमने ब्रिटिश उदारवाद में आस्था। इसका मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, ब्रिटिश उदारवाद में आस्था है। जैसे ये ब्रिटिश उदारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं कि भी व्यक्ति साध्य है, राज्य और समाज साधन है, और वह समाज श्रेष्ठ समाज होता है जिस समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार होता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस बात को स्वीकार किया है। दूसरा, ब्रिटिश शासन को वरदान माना। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन को वरदान माना है। इनका कहना है कि ब्रिटिश शासन ईश्वर की अनुकंपा है और ब्रिटिश शासन भारत के हित के लिए ही है, ये भारत के लिए वरदान है। ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत आधुनिक बन जाएगा। क्या? ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत आधुनिकता के तत्वों से परिचित होगा और भारत का आधुनिकीकरण होगा।
इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन को क्या माना है, वरदान माना। और बेटा ब्रिटिश शासन को वरदान केवल गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं माना है, जितने भी उदार राष्ट्रीयता काल के विचारक हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश शासन को वरदान मानते हैं। यस, तीसरा इंग्लैंड तथा भारत के बीच सहयोग। इंग्लैंड तथा भारत के बीच सहयोग, गोपाल कृष्ण गोखले का कहना है कि भाई ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड और भारत के बीच जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई हमें क्या करना है, सहयोग करना है, आपसी सहयोग करना है, आपसी सहयोग के माध्यम से ही जो है हमारा विकास होगा। ठीक है। चौथा है नौकरशाही की आलोचना। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले ने डेफिनेटली ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो नौकरशाही थी उस नौकरशाही की भी आलोचना की है। नहीं जैसे ये कह देते हैं ना ये दुर्बल हृदय उदारवादी, नहीं दुर्बल हृदय उदारवादी नहीं है, बल्कि इन्होंने नौकरशाही में जो कमियां थी उस कमियों को भी इन्होंने बतलाया है और साफ कहा है कि ब्रिटेन की जो नौकरशाही है वो लाल फीताशाही से घिरी हुई है। ये समय पर काम नहीं करते हैं, इनको वेतन भी ज़्यादा चाहिए और निष्ठा से काम भी नहीं करते हैं, काम में देरी करते हैं। काम में देरी करने को लाल फीताशाही बोलते हैं, रेटपिज्म। तो डेफिनेटली नौकरशाही में जो कमियां थी गोपाल कृष्ण गोखले ने अच्छे से बताई है। पांचवा है भारतीयों का शासन में अधिकाधिक साझा। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना है कि जो भारतीयों का जो है यहाँ शासन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, साझा होना चाहिए। मतलब भारतीयों को ब्रिटिश शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है। छठा है ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा। गोपाल कृष्ण गोखले का ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा है, अर्थात ब्रिटिश शासन के प्रति इन्होंने अपनी निष्ठा जाहिर की है और इन्होंने कहा है कि भाई अगर हम ब्रिटिश शासन का सहयोग करेंगे तो ब्रिटिश जो शासन है, अंग्रेज़ लोग जो हैं वो बड़े दयालु हैं, बड़े न्यायप्रिय हैं, बड़े कल्याणकारी हैं, इनकी भूमिका बड़ी कल्याणकारी है, ये हमारे विकास में हमारे हित में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने उनके प्रति निष्ठा जाहिर की है, निष्ठा भी व्यक्त की है कि भाई ये हमारे हित में ही काम करने वाले हैं। सातवां है संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद में आस्था का मतलब होता है संवैधानिक साधनों में आस्था। मतलब जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भी अगर आपको ब्रिटिश शासन के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह कानून भारत के हित में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हिंसा नहीं करनी है, आंदोलन नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, बल्कि संवैधानिक साधनों के माध्यम से परिवर्तन करना है। संवैधानिक साधनों में गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया याचिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, स्मरण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं, अधिवेशन सभाएँ और इसी के साथ में समाचार पत्र, नोट करेंगे समाचार पत्र और आयोगों के समक्ष गवाही, इन सब साधनों का प्रयोग करें और इनके माध्यम से जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आठवां सबसे महत्वपूर्ण राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए और जब राजनीतिक आधार नैतिक मूल्य होते हैं, धर्म होता है, तो इसे ही राजनीति का आध्यात्मिकीकरण कहा जाता है। जब राजनीति का आधार नैतिक मूल्य धर्म होता है, आदर्श होते हैं, तो उसे ही राजनीति का आध्यात्मिकीकरण कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा भी है साध्य साधन, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले का कहना है कि हमारा जो साधन है वो साधन पवित्र हो। तो यहाँ पर ये सारे के सारे साधन है कि भाई इन साधनों के माध्यम से हम धीरे 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 आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। मतलब क्रांति नहीं करनी है, आंदोलन नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करना है, हमारे साधन पवित्र होने चाहिए। अब हमारे साधन पवित्र है तो हमारा साध्य क्या है, आज़ादी। तो इनका कहना है कि साधन पवित्र हैं तो धीरे 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 हमारा जो साध्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और हमारा साध्य भी पवित्र ही होगा। तो ये साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। जैसा कि साध्य और साधन का मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल भी दिया है ना, 1 वीक सीरीज कल्चर। आप इससे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी नहीं समझ सकते, दूसरे रूप में समझिए। जैसे आज की बात बोलता हूँ मैं, आज जब चुनाव होते हैं
तो चुनावों के समय में क्या होता है, जो उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए छल कपट बेईमानी घर घर शराब बांटना, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा ये जो साधन है वो क्या पवित्र हैं? नहीं है ना, साधन पवित्र नहीं है। अब साधन ही पवित्र नहीं है तो इनका साध्य कैसे पवित्र होगा? अब चुनाव जीतने के बाद में फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ होगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बेटा लक्ष्य आपका जो भी है, लेकिन साधन पहले पवित्र हों। अगर साधन पवित्र है, साध्य लक्ष्य वो भी पवित्र होगा ही होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की है, और इसी ही बात को आगे चल कर के मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया। और गांधी ने साफ कह दिया है कि वह राजनीति ही नहीं हो सकती जिसका आधार धर्म ना हो। मतलब धर्म विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है, मौत का फंदा होती है। कौन कहते हैं ये? गांधी जी। तो गांधी जी ने भी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की। इसलिए गांधी जी ने भी कभी ये नहीं कहा कि भाई हिंसा हो। गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि अगर हिंसा को ईश्वर ही बर्दाश्त करता है तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। मतलब ये जो है हिंसा को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी हैं, सत्य हिंसा सत्याग्रह के पुजारी हैं। इसके बाद मैंने यहाँ नोट किया है मैकियावली, मतलब इटली के जो मैकियावली हैं, इटली के मैकियावली हैं ना, जिनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, राजा। ठीक है बेटा, मैकियावली के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप पश्चिमी राजनीतिक विचारक में देख सकते हो। तो जो मैकियावली इटली के हैं, इनसे पहले पश्चिम में क्या था, धर्म और राजनीति में संघर्ष चला हुआ था कि भाई श्रेष्ठ धर्म हो या राजनीति हो, मतलब जो है चर्च श्रेष्ठ हो या राज्य श्रेष्ठ हो, राजा श्रेष्ठ हो या पोप श्रेष्ठ हो। मध्य युग में संघर्ष चल रहा था, पश्चिम की बात है। इसके बाद में सबसे पहले मैकियावली ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि श्रेष्ठ सर्वोच्च तो राज्य ही होगा, सर्वोच्च कौन होगा? राज्य होगा। और स्टेट शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले, राज्य शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। जरा नोट करना, स्टेट शब्द का प्रयोग राज्य, स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप भारत की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे प्रांत हैं, इकाइयाँ हैं संघ की, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये नहीं, स्टेट नहीं है। नो, ये तो हम स्टेट को इनको अलंकारिक रूप में कह देते हैं, डेफिनेटली तो प्रांत हैं, स्टेट तो भारत है। तो इनका मतलब ये जो स्टेट शब्द है, राज्य शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। और मैकियावली ने ही स्पष्ट रूप में कह दिया आधुनिक युग में कि भाई धर्म को, नैतिकता को राजनीति से अलग करो। राजनीति का आधार धर्म नैतिकता हो ही नहीं सकता, ये बात मैकियावली ने कही है। और इसी कारण मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, पश्चिम में, भारत में नहीं, पश्चिम में। ठीक है। और जो ये मैकियावली हैं, ये साध्य और साधन के बारे में कहते हैं कि आप अपना साध्य तय कर लो। मैकियावली का जो साध्य था, वो साध्य क्या था? राज्य। भाई राज्य की रक्षा करो, राज्य इनका साध्य था, साध्य राज्य। तो मैकियावली साफ कह रहे हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सर्वआदरणीय समझे जाएंगे। मतलब राज्य की रक्षा करते समय साधन अगर अनैतिक हैं, अपवित्र हैं, छल कपट बेईमानी हिंसा जिसका भी प्रयोग किया गया है वो किया जा सकता है। जबकि गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले मना करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके साधन पवित्र होने चाहिए। और मैकियावली कह रहा है कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सद्आदरणीय समझे जाएंगे, कि साधन आपके पवित्र है, अपवित्र है, नैतिक है, अनैतिक है, सब चलेगा। तो डिफरेंस हो गया ना मैकियावली। और आज वैसे देखते हैं तो जो विश्व की राजनीति है, सभी देशों की राजनीति है, वो गांधीवाद पर आधारित है या फिर जो मैकियावलीवाद पर, क्योंकि सभी जो राजनेता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग करना है करते हैं, खुलकर करते हैं। यहाँ तक कि घर घर शराबें भी बांटी जाती है। तो ये एक मैं कहूँगा कि पवित्र नैतिक साधन नहीं है। बस यहाँ संकेत पर्याप्त है। चलिए, 9वां है राष्ट्रीय एकता पर जोर। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय एकता पर भी जोर दिया है। राष्ट्रीय एकता पर जोर देने का मतलब यह है कि इन्होंने जो सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाया जा रहा था उसका विरोध किया। और इन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में इस तरीके का कोई जो है आपसी कलह नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सब एक ही हैं। तो इन्होंने राष्ट्रीय एकता के ऊपर भी जोर दिया है। मतलब सांप्रदायिकता को ये बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जो सांप्रदायिक मतभेद हो रहे थे उनको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। सांप्रदायिक जो वैमनस्य था इसको एकता में और प्यार में लाना चाहते थे, प्रेम में लाना चाहते थे। डेफिनेटली वैसे देखा जाए तो हम सब एक ही मानव ही है ना, जाति के लिए एक ही है, मानवता है बस। क्या हिंदू क्या मुसलमान
ये तो मतलब हम कहेंगे कि हमने हमारे स्वार्थ के लिए ही ऐसा किया है, मनुष्य ने स्वयं नहीं, ईश्वर की तरफ से ऐसा कोई नहीं व्यवस्था की गई है कि भाई आप आपस में बांटें और एक दूसरे का खून खराबा करें। ये तो हम लोगों ने ही किया है, तो इससे हम ही सुधार सकते हैं। 10वां है स्वशासन की धारणा। गोपाल कृष्ण गोखले ने साम्राज्यवाद के अंतर्गत ही, मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत ही स्वशासन की बात की है, अर्थात ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए ही भारत को स्वशासन की प्राप्ति हो, ये बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कही है। 11वां स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, बहिष्कार का विरोध। नोट करो, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, बहिष्कार का विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम, अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग, और बहिष्कार विदेश में बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन्होंने क्या, बहिष्कार का विरोध किया, मतलब स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और बहिष्कार का विरोध। अब होता तो क्या है कि बहिष्कार का जब अर्थ आता है तो ये लिया जाता है कि भाई विदेशी में बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने बहिष्कार का विरोध किया कि भाई इस समय हमारी ऐसी स्थिति है, अगर हम बहिष्कार का इस्तेमाल करेंगे तो उचित नहीं होगा। आगे चल करके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने तो बहिष्कार का प्रयोग किया है ना, ये ध्यान रखना है। 12वां है विकेंद्रीकरण। बेटा गोपाल कृष्ण गोखले ने स्पष्ट रूप में कहा कि ब्रिटिश शासन के द्वारा केंद्रीकरण को नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए, मतलब जो सत्ता होती है उस सत्ता को इस एक स्थान पर ना रखते हुए उसको धीरे 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 विभाजित किया जाए। तो गोपाल कृष्ण गोखले विकेंद्रीकरण के ऊपर बल देते हैं। और आप अगर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को अच्छे समझना चाहते हैं तो लोक प्रशासन के अंतर्गत मैंने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर आप ये सारी बातें देख सकते हैं। 13वां है प्रशासकीय सुधारों की मांग। प्रशासकीय सुधारों की मांग। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो नौकरशाही थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो लोक सेवक थे, उसमें सुधार की मांग की। अब जैसा कह देते हैं ना कि गोपाल कृष्ण गोखले तो एक दुर्बल हृदय उदारवादी हैं। दुर्बल हृदय उदारवादी होते तो ब्रिटिश सरकार के सामने ये बात कैसे कहते कि प्रशासन में सुधार की ज़रूरत है। अब आप देखिएगा तो इसका मतलब ये आरोप इसके ऊपर मिथ्या है। दूसरी तरफ ये छुपे राजद्रोही भी नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी द्रोह की हिंसा की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने जब भी कोई परिवर्तन की बात की है तो इन संवैधानिक साधन से परिवर्तन की बात की है। तो ये मिथ्या आरोप है दोनों गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रशासनिक सुधार की मांग में सबसे पहले कहा कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तकनीकी शिक्षा का प्रचार किया जाए, शिक्षा, ऋण, जो किसानों के ऊपर ऋण है इस ऋण के बोझ को भी कम किया जाए। इसी के बाद साथ में जो सैनिक व्यय है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इसको कम किया जाए। इसी के साथ में न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण किया जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि भी न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण हो। जैसे नहीं वो आप अध्ययन करते होंगे राजनीति विज्ञान में, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो दिया गया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ही मैंने अपलोड कर दिया है, आप राजनीतिक सिद्धांत प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं कि भाई कार्यपालिका शक्ति मतलब कानूनों को लागू करने की शक्ति, और न्यायपालिका शक्ति मतलब जो न्यायिक निर्णय हैं, कानूनों का पालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इसका फैसला सुनाने वाली जो संस्था होती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण मतलब ये दोनों काम एक व्यक्ति के हाथ में, एक संस्था के हाथ में नहीं होने चाहिए, जबकि उस समय एक ही संस्था के हाथ में थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाए। इसके बाद में इन्होंने कहा विधान परिषदों का सुधार किया जाए, अर्थात विधान परिषदों के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा भारत के निर्वाचित सदस्य लिए जाएं, भारतीयों को प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाना चाहिए। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रशासकीय सुधारों में मांग की है। अब इस 13वें बिंदु के आधार पर कहा जा सकता है गोपाल कृष्ण गोखले एक दुर्बल हृदय उदारवादी नहीं हो सकते हैं। तो आप इन 13 बिंदुओं के माध्यम से गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझा सकते हैं।
अब किसी भी, भले ही आप स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हों, स्नातकोत्तर स्तर की तैयारी कर रहे हों, आपसे एग्ज़ाम पूछ लिया जाए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को समझाइए, स्पष्ट कीजिए, लेख लिखिए, भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो वहाँ पर आप इन बिंदुओं की सहायता लेते हुए और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझा सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण जो मूल बात है वो सारी की सारी आपको यहाँ बता दी, समझा दी। बाकी तो भले ही इसके आधार पर आप 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे तक इसके ऊपर लेक्चर दिया जा सकता है, इतना कुछ ढेरू है, लेकिन जो गागर में सागर भरने वाली बात है वो मैंने आपको बता दी है। अब अगर इसमें भी आपको दिक्कत आती है तो इधर मैंने ये बनाया है डायग्राम, इधर लिखेंगे आप गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार और ये 13 बिंदु बना लेंगे, 1 से लेकर 13 संख्या लिख देंगे और इसके बाद में नंबर 1 इसके आगे ये पॉइंट्स बना देंगे, नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी इधर में लिखे 13 के 13, 1 से 13 ये 13, और इसके बाद में ब्रिटिश शासन, मतलब जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ब्रिटिश शासन के बारे में इनके क्या विचार हैं, और जो ब्रिटिश शासन के बारे में इनके जो विचार हैं, राज्य के बारे में जो विचार हैं, वही इनके राजनीतिक विचार कहलाते हैं। आप इन 13 बिंदुओं के माध्यम से इसको अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय, प्रभाव और राजनीतिक विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।